बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर 7 पे हम बात कर रहे हैं जिसमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की अब बात करेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या होती है। तो ये होता है ए समरी ऑफ अ फर्म्स पेमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो होती हैं। दिस स्टेटमेंट रिपोर्ट्स कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो बेस्ड ऑन द फर्म्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि ये बेसिक जो कैश फ्लो की एक्टिविटीज़ होती हैं उनके दौरान या तो कैश आउटफ्लो होता है या फिर कैश इनफ्लो होता है। जब आउटफ्लो हो रहा है तो कैश हमारा कम हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है तो बढ़ रहा है। तो ये किस वजह से होता है कि इसमें 3 एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। कौन सी होगी? एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगी जो ऑपरेशंस के रिलेटेड होगी। ऑपरेशंस में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा होगा जिसमें हमारी सेल्स हो रही हैं, परचेज हो रही हैं और उससे हमें प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो इसमें ऑपरेशन के दौरान होगी। दूसरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये हैं कि अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम कोई बड़ा एसेट्स खरीद रहे हैं, हम प्लांट की एक्सपेंशन करने जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगी। और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो है जिससे हम सोर्सेज लेते हैं, रिसोर्सेज लेते हैं कि फंड्स हमारे पास कहाँ से आएंगे। क्या लोन से हमारे पास फंड्स आएंगे या फिर हम कोई ऐसी चीज़ लें कि जिसमें हम अपना एसेट सोल्ड करके फंड्स लें, या हम कहीं और फाइनेंस कर रहे हैं, कहीं और अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फाइनेंसिंग कर रहे हैं किसी को। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें तीनों में कैश फ्लो के मतलब होगा। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो शोज़ द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट डिफाइंड एज ए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो वो ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जो फाइनेंसिंग में भी ना हो और इन्वेस्टिंग में भी ना हो, तो वो सारी ऑपरेटिंग में होंगी। दीज कैश फ्लोज आर जनरली द कैश अफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट एंटर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम। जो नेट इनकम की डिटर्मिनेशन के लिए जो होती है, वो जो मैंने आपसे बात की थी कि इनकम स्टेटमेंट की बात की थी जिसमें से नेट इनकम हम निकालते हैं इनकम स्टेटमेंट में, तो उसका जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगी, या दूसरे लफ्ज़ों में जो फाइनेंसिंग भी नहीं होंगी और इन्वेस्टिंग भी नहीं होंगी, तो दो वो होंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो हमें किस तरह से आता है? फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एक तो हम जब गुड्स और सर्विसेज सेल करते हैं तब हमारे पास कैश आता है। एक फ्रॉम द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। अगर हमारे पास कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड है तो हमें डिविडेंड मिल रहा है हमारी कंपनी को किसी पेरेंट कंपनी से, या हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी हमारा इनफ्लो है। और अगर हम कैश आउटफ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग में आउटफ्लो ज़्यादा होता है टू पे द सप्लायर फॉर द इन्वेंट्री। हम जो परचेजेस कर रहे हैं सप्लायर्स को हमने पेमेंट करनी होती है। टू पे द एम्प्लॉइज़ फॉर सर्विसेज, के एम्प्लॉइज़ की सैलरीज हमने देनी होती हैं। पे लैंडर इंटरेस्ट, इसमें हमें जो इंटरेस्ट इनकम आ रही थी वो इनफ्लो था, इसमें जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस हो रहा है वो इनफ्लो है। पे टू द गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस, टैक्सेस हम जो देते हैं तो वो भी ऑपरेटिंग है। एंड पे अदर सप्लायर्स फॉर द अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या इसके अलावा कोई हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनके लिए जो हम कैश पे आउट करते हैं तो वो हमारा कैश आउटफ्लो है, और जो हमें आता है वो इनफ्लो है। तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आया। और इसके अलावा इट वुड सीम्स मोर लॉजिकल टू क्लासीफाई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम एज ए इन्वेस्टिंग इनफ्लो वाइल द इंटरेस्ट पेड सर्टनली लुक लाइक अ फाइनेंसिंग आउटफ्लो। तो ये थोड़ा सा है कि ये ज़्यादा लगता है कि जैसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हो सकती है जो इंटरेस्ट की। बट द यूएस फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड बाय द स्लिम्प 4 to 3 वोट क्लासीफाइड दीज आइटम्स आर ऑपरेटिंग फ्लो। लेकिन ये लग तो रहा है कि वो फाइनेंसिंग करने से हमारे पास इंटरेस्ट देना पड़ता है या डिविडेंड पे करना पड़ता है इन्वेस्टिंग की वजह से, तो लेकिन ये है कि वो लगता है ऐसे है, लेकिन जो यूएस के फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोर्ड्स ने इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या है, क्योंकि ऑपरेशन के लिए हम ले रहे होते हैं ना लोन, तो जब हम कर रहे हैं तो इसलिए इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में करेंगे। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में होता है शो द इम्पैक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फिक्स एसेट्स एंड डेट आर इक्विटी सिक्योरिटी एंड ऑफ द अदर एंटिटीज़। कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किस में करते हैं? फिक्स एसेट हम लेते हैं, ठीक है, बिल्डिंग ली हमने, लैंड ली, उसमें जो इन्वेस्ट किया, या फिर हम
डेट और इक्विटी सिक्योरिटी ऑफ अदर एंटिटीज़ की कोई सिक्योरिटी ले लेते हैं लॉन्ग टर्म वाली, तो उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो अगर हम कैश फ्लो बात करें फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये होती है शोज़ द इम्पैक्ट ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स के साथ जो तमाम ट्रांजैक्शन होती हैं वो, एंड द बोरोइंग एंड रीपेइंग ट्रांजैक्शन विद लैंडर्स, और जो लैंडर्स से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम ले रहे हैं या उनको पे कर रहे हैं, तो वो हमारी जो सारी होंगी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होंगी। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो जो होता है फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि जैसे इन्वेस्टमेंट से हमें हमारा कैश जाता है, ऐसे अगर हम फिक्स एसेट हैं उनको सेल करते हैं तो हमारे पास कैश फ्लो आता है। प्लांट इक्विपमेंट फॉर द सेल्स ऑफ डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज़, या फिर हमारे पास जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं, डेट हो सकता है, इक्विटी हो सकती है, जब हम उनको सोल्ड करेंगे तो फिर भी हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा। अदर देन द कॉमन इक्विटी और अदर एंटिटीज़, तो ये कैश इनफ्लो होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा कैश आउटफ्लो कहाँ होगा? टू एक्वायर अ फिक्स एसेट, जैसे इसको फिक्स एसेट को हम सोल्ड करते हैं तो हमारे पास कैश इनफ्लो आता है, इसलिए जब हम एक्वायर करेंगे तो हमारे पास कैश आउटफ्लो होगा। तो जैसे फिक्स एसेट में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। टू परचेज अ डेट और इक्विटी सिक्योरिटी, जब हम डेट या इक्विटी सिक्योरिटीज परचेज करेंगे तो तब भी हमारा कैश आउटफ्लो होगा। अदर देन द कॉमन इक्विटी एंड अदर एंटिटीज़, तो ये हमारी होंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें कैश इनफ्लो होगा फ्रॉम बोरोइंग, कि जब हम बारो करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, कहीं से लिया तो हमारी बोरोइंग हुई तो तब हमारे पास कैश आएगा, तो इनफ्लो आएगा। फ्रॉम द सेल ऑफ फर्म्स ओन इक्विटी और सिक्योरिटी, अब आपकी जो अपनी इक्विटी है या अपनी सिक्योरिटीज़ है जो आप बेच रहे हैं, जैसे कि शेयर्स आप बेच रहे हैं मार्केट में या बॉन्ड्स बेच रहे हैं, तो उनसे आपको जो कैश आएगा, फाइनेंस कर रहे हैं, तो ये इनफ्लो होगा। और इसी तरह हम कैश आउटफ्लो की अगर बात करें तो वो टू रीपे द अमाउंट बारो, जो हमने बारो ली थी जिसकी वजह से कैश इनफ्लो आया था, अब जब हम रीपेमेंट करेंगे, उनको वापस करेंगे बैंक्स को अपने लोन्स, तो तब हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। और इसी तरह रीपरचेज द फर्म्स ओन इक्विटी सिक्योरिटीज़, जैसे कि हमने सिक्योरिटीज़ और इक्विटीज़ बेची थी तो हमें कैश आया था, इसीलिए अब हम ओन कर रहे हैं, अपनी वापस ले रहे हैं, तो देन हमारा जो है ये कैश आउटफ्लो होगा। टू पे द शेयर होल्डर्स डिविडेंड, जब हम डिविडेंड पे करते हैं शेयर होल्डर्स को, तो देन भी हमारा जो है कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो होता है। अब हम अगर इनडायरेक्ट मेथड की बात करें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की, तो इसमें क्या आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम कहते हैं जी नेट इनकम है, उसमें से हमें कैश आया, डेप्रीसिएशन है, उसकी डेप्रीसिएशन का वो प्लस हुआ, डिक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल कम होने का मतलब ये है कि हमारे पास डिक्रीज़ हुए हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल है, तो इसका मतलब है हमने जो रिसीव करने थे वो कैश रिसीव कर लिया, ये हमारे पास आ गया। इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री, जब इन्वेंट्री में इंक्रीज़ होती है तो हम पे करते हैं जिसके लिए हमने इन्वेंट्री खरीदनी होती है, तो वो कम हो जाएगी। इसी तरह इंक्रीज़ इन अकामुलेटेड टैक्स प्रीपेज, एडवांस टैक्स हमने पे कर दिए हैं तो फिर भी कम हो गई। तो इस तरह से ये दो चीज़ों से हमें इनफ्लो आया और तीन से इनफ्लो आया और दो से आउटफ्लो हो गया, तो नेट कैश प्रोवाइडेड यूज बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा 56, तो वो हमारा नेट फ्लो ये हो जाएगा। इसी तरह हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो एडिशन टू फिक्स एसेट, अगर एडिशन टू फिक्स एसेट किया है तो हमारा वो कैश माइनस हो जाएगा। नेट प्रोवाइडेड यूज बाय द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो है वो माइनस में हमारा आ जाएगा, हमने अगर एडिशन की है फिक्स एसेट में, इन्वेस्ट कर दिया ना, पैसा लग गया हमारा तो कैश चला गया। इसी तरह हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो इंक्रीज़ इन नोट पेएबल, कि नोट पेएबल हमारे जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, इसका मतलब है कि हमने फंड्स हमारे आ गए हैं। इंक्रीज़ लॉन्ग टर्म डेट, अब नोट्स पेएबल इंक्रीज़ हुए हैं, फंड गए हैं। इंक्रीज़ लॉन्ग टर्म डेट जब हुए हैं तो हमारे पास फिर फंड आए हैं कि हमने लोन ले लिए हैं, और डिविडेंड पे किया है तो हमारा पैसा चला गया है। आई थिंक ये थोड़ा सा इधर गलती होगी, ये डिक्रीज़ होगा, क्योंकि इंक्रीज से तो नोट पेएबल से
जो हमने पे कर दिए हैं वो डिक्रीज़ हो गए हैं, तो फिर ही हमारा इन्वेस्टमेंट हुई ना, गया पैसा। तो इंक्रीज से लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से बाहर से हमें लोन आया और हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया। इसी तरह डिविडेंड पे किया तो हमसे पैसा चला गया। तो इसी तरह से इसका नेट इफेक्ट जो होगा वो 35 आ जाएगा। अब हम इनडायरेक्ट मेथड्स की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो किस तरह से बनता है। इंक्रीज डिक्रीज इन कैश जो है हमारे पास असल जो $10 में माइनस हुआ है $10 से, तो कैश 2006 में जो हमारे पास था वो $100 था और कैश 2007 में हमारे पास $90 है। इसका मतलब है कि हमारा जो $100 से कम होके आ गया $90 से, तो डिक्रीज हमारा कितना हो गया $10। अब हमारा जो टोटल कैश फ्लो है ओवरऑल जो है $10 डिक्रीज हुआ है, तो $10 का हम कहाँ से देखेंगे। सप्लीमेंटल कैश फ्लो डिस्क्लोजर क्या कहते हैं। इनडायरेक्ट पेड हमने जो पेमेंट्स की हैं वो 59 की हैं, टैक्स पेड जो हमने किया है वो 60 का है, ये आगे जाएगा फिर। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात अगर हम करें तो हमारे पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स जो आया है ये आया है $2227 का, और कैश पेड सप्लायर एम्प्लॉइज़ को हमने इतना पे किया है। तो इंटरेस्ट जो हमने पे किया है वो भी माइनस हो गया, टैक्सेस पे किए हैं वो भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये रिसीव प्लस प्लस होगा। तो अब इसमें से हम इनको सब माइनस करेंगे। नेट कैश प्रोवाइडेड यूज बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तो हमारे पास आ जाएगा 56। ABC सीज द वर्कशीट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड्स कैलकुलेशन। अब हम अगली में देखते हैं। तो ये हमारे पास सेल्स टोटल इतनी आई, डिक्रीज इंक्रीज अकाउंट रिसीवेबल इतने हो गए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स ये टोटल आ गया। अब हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेप्रिसिएशन एटसेट्रा इतनी हो गई। इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री जो है उसकी वजह से ये कैश का फ्लो हो गया, प्लस कैश पेड टू द सप्लायर्स कर दिया, ये हमारा इतना हो गया। अब इनकम टैक्स फेडरल एक्साइज और सारे तो हमारा जो ये पीछे जो हमने कैलकुलेशन की थी उसके मुताबिक हमारा जो टैक्सेस पेड करके तो ये हमारा 61 हो गया। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम ऑपरेटिंग में की, अब इन्वेस्टिंग में हम करेंगे तो एडिशनल जो एसेट्स के लिए किया था तो 100 हमारा माइनस में गया था, बस यही था। और कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से अगर हम करें तो हमारे पास जो है इंक्रीज़ हुआ था नोट पेएबल और फिर इंक्रीज़ हुआ था डेट और डिविडेंड, तो हमारे पास 34 माइनस प्रॉपर आया था। अब इनको सबको हम जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि ये 10 रुपीज़ था। तो अब सप्लीमेंट्री कैश फ्लो डिस्क्लोजर्स की जब हम बात करेंगे, नेट इनकम इतनी, डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन इतना, और ये सारे करने पर नेट कैश प्रोवाइड यूज बाय द एक्टिविटीज़ जो है वो 56 है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो कैश बजट की हम बात करें, इज़ द फोरकास्ट ऑफ अब हम करें फोरकास्टिंग क्या होती है। फोरकास्टिंग बेसिकली ये होती है कि जब हमने अगले साल के लिए बजट बनाना होता है कि नेक्स्ट ईयर में या इन फ्यूचर हमारे पास कहाँ से कैश आएगा और किस जगह हमारा कैश जाएगा। कैश फ्लो की फोरकास्टिंग अगर हमने करनी है तो हम आइडिया लगाते हैं कि यहाँ से हमने फाइनेंसिंग की हुई है, उधर से हमें डेट्स आ जाएंगे, सेल्स हमारी इतनी हो जाएगी, इन्वेंट्रीज हमारे पास इतनी पड़ी हुई है वो सोल्ड आउट हो जाएगी, हमें परचेजेस का पेएबल करने हैं वो कितने करने हैं। तो अगले फ्यूचर की जो करनी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है उसको बेसिकली फोरकास्टिंग कहते हैं। द कैश बजट इज़ फोरकास्ट ऑफ द फर्म्स फ्यूचर कैश फ्लो, यानी कि फ्यूचर कैश फ्लो का करते हैं उसको बजट कहते हैं। अराइजिंग फ्रॉम कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट यूजली ऑन द मंथली बेसिस। तो ये कैसे होता है कि हम टोटल जो पैसे आने हैं, जो रिसीट्स होनी है हमें, और जो हमारी डिसबर्समेंट होनी है उस सारे को हम मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं और फिर इस तरह से फोरकास्ट करते हैं। अब द फाइनेंशियल मैनेजर इज़ बेटर टू एबल क्या करने के काबिल होता है, डिटरमिन द फ्यूचर कैश नीड ऑफ द फर्म। फ्यूचर में फर्म को नीड ऑफ क्या क्या चीज़ों की होनी है, कैश के लिए किसकी नीड होनी है एक चीज़, देन प्लान फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ दीज नीड्स, तो इसको फाइनेंस कहाँ से करवाना है, ये जो नीड्स हमारी बननी है इसके लिए हमने कैश कहाँ से लेना है, कहाँ से फाइनेंसिंग करवाएंगे। एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कैश एंड लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, तो
कैश और लिक्विडिटी जो फर्म की है इसके ऊपर हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ये फाइनेंशियल मैनेजर ने सोचना होता है। दी सेल्स फोरकास्ट के अब हमारी सप्लाईज जो है पिछले साल में कितनी हुई थी, और हमने अगर एक्सपेंशन की है तो हमने अगर अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है तो हमारी सेल्स अगले पीरियड में कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो इंटरनल सेल्स फॉरकास्ट कर सकते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव प्रोजेक्ट सेल्स फॉर द पीरियड्स इन क्वेश्चन, सेल्स अंडर देयर कंट्रोल और द मैनेजमेंट, कि वो सेल्स एरिया में उनकी क्या फोरकास्ट कर रहे हैं कि कितनी सेल बढ़ जाएगी, इससे हो जाएगा। फिर सेल्स प्रोजेक्शन आर स्क्रीन्ड एंड कंसोलिडेटेड फॉर द प्रोडक्ट लाइन, तो उसी जितनी सेल बढ़ेगी उसी से हम फिर प्रोडक्ट लाइन की तरफ जाएंगे। तो फिर इसका मतलब है कि हमें कितनी गुड्स बनानी पड़ेंगी, जितनी बनानी पड़ेंगी उस पर कॉस्ट ऑफ गुड कितनी हमारी आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आएगी, उस कॉस्ट में हमें पे ऑफ कितना पड़ना पड़ेगा, और हमारी जो सेल्स होगी उसमें हमें रिसीव्स कितना आएगा। देन प्रोडक्ट लाइन सेल प्रोजेक्ट्स एंड कंसोलिडेटेड इनटू अ सिंगल फोरकास्ट, इसको कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास फोरकास्टिंग हो जाएगी सेल्स की। देन एक्सटर्नल सेल फोरकास्ट क्या होगी, एक तो हमारी इंटरनल हो गई, ये हमारे एम्प्लॉइज़ ने की। एक्सटर्नल क्या होगी, इकोनॉमिस्ट प्रोजेक्ट ओवरऑल इकोनॉमिक एंड बिजनेस ट्रेंड दैट विल अफेक्ट द फर्म। तो अब ये है कि टोटल मुल्क की इकोनॉमी जो क्या जा रही है उस इकोनॉमी के हिसाब से क्या फोरकास्ट कर रहे हैं आप कि आपकी इकोनॉमी बेटर होगी या कम होगी। तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, या फिर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान मुल्क की कैसी चल रही है, उससे आप इसको कर सकेंगे। एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर इन द प्रोजेक्ट फॉर द करंट एंड द न्यू प्रोडक्ट, तो आपका एक्सपेक्टेड क्या कर रहे हैं आप कि आपका जो मार्केट में शेयर्स है वो बढ़ेगा, प्रोजेक्ट बड़ा होगा या कम होगा, इससे भी। प्रोडक्ट लाइन सेल प्रोजेक्शंस आर कंसोलिडेटेड इनटू अ सिंगल फोरकास्ट, तो उसको प्रोडक्ट जो सेल्स की है तो उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उसको हम करेंगे कि हम पे इतनी, इस पे करने पे कितनी कॉस्ट आएगी। तो इस तरह से हमारी सेल्स जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स से आप उसको फोरकास्ट कर लेंगे सेल्स को, ठीक है। तो सेल्स को कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कितना पैसा लगाना है आपने और कितना आपको आना है। तो इस ऑपरेटिंग के रिलेटेड आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेंगे। तो अब BW's कैश फ्लो फोरकास्ट की अगर हम बात करें तो लीजा मिलर्स हैज़ फाइनलाइज द कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ 2008 के में किस तरह से उसने फॉस की। लीजा इज़ एक्सपेक्टिंग 90% ऑफ मंथली सेल्स विल बी क्रेडिट सेल, कि उसकी जो 90% मंथली सेल है वो क्रेडिट सेल होगी। अब क्रेडिट सेल होगी, एक महीने की क्रेडिट, अगले की, तो अब जो उनका रिसीविंग पीरियड होगा जिसमें पैसे उनके पास आने हैं तो वो 1-2 के बाद वो पिछले आने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या करेगी, सेल विल क्रेडिट सेल विद 80% ऑफ क्रेडिट सेल कलेक्टिंग 30 डेज। मीन ये है कि 30 डेज में उसको कलेक्शन होगी। मीन ये है कि पहले महीने में तो कोई कलेक्शन नहीं होगी, अगर क्रेडिट हो रही है 30%, बस उसको 20% के पैसे आएंगे। लेकिन नेक्स्ट मंथ में ये है कि उसके 20% वाले भी आ जाएंगे और वो पिछले 80% भी आ जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि उसको पूरी रिकवरी हो जाएगी अगले महीने से। एंड 20% इन 60 डेज, तो बाकी 20% 60 डेज में होंगे। एंड नो बैड डेट्स, मतलब बैड डेट्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके 80% अभी रिकवर होने चाहिए, शुरू हो जाएंगे, और 3 महीने बाद वो 20% भी रिकवर होने शुरू हो जाएंगे, तो टोटल उसकी 7 रिकवरी चलेगी। हिंट, द कैश फ्लो फोरकास्ट विल बी यूज्ड इन फोरकास्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेटर इन दिस चैप्टर। तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी फोरकास्टिंग भी की हुई है। अब जो कलेक्शन पीरियड क्या होगा, जो अभी मैं ज़बानी आपको यही बता रहा था कि अब जब उसने सेल्स की, क्रेडिट सेल 90% है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में। अब 90% की जो अपना $193 है, $210 है और $150 और इतनी है जनवरी, फरवरी और मार्च में। कैश सेल्स जो होगी इसमें 10% है, तो इसमें हम ये इसकी कैश आ जाएगी। टोटल सेल्स 100% आ गई। अब जो है जो पैसे हैं नवंबर के वो जाके दिसंबर में इसकी कलेक्शन हो जाएगी आफ्टर 30 डेज, यानी कि 10% जो है इसमें। ये देखें कैश सेल है, 80% ऑफ लास्ट मंथ इज़ क्रेडिट सेल, तो 80% लास्ट मंथ की क्रेडिट सेल जो है इधर वो कलेक्शन उसकी होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह 20% ऑफ द ओल्डर मंथ, 20% दूसरे महीने की आ जाएगी। तो इस तरह टोटल इसकी जाके जो है ना इधर इतनी कलेक्शन होनी शुरू हो जाएगी जो उसकी सेल से भी बाज़ औक़ात ज़्यादा होगी। इसी तरह नेक्स्ट मंथ में पहले 80% पिछले महीने की और 20% अगले महीने की
उसको पैसे आने शुरू हो गए, तो इसने फोरकास्ट कर सकती हैं फोरकास्ट कि ये मेरी कलेक्शन आनी शुरू हो जाएगी कि आफ्टर 30 डेज़ इतने आ जाएंगे, आफ्टर 60 डेज़ इतने आ जाएंगे, तो टोटल उनकी कलेक्शन की फोरकास्टिंग हो जाएगी। तो कलेक्शन एंड अदर कैश रिसीट्स इन थाउजेंड्स की अगर बात करें, सेल्स अगर मार्च अप्रैल मई जून में है तो क्रेडिट सेल 90 और इस तरह से है, कैश सेल ये है, कैश ये तो कलेक्ट हो गया। अब अगली कलेक्शन के लिए 80% ऑफ लास्ट मंथ, मार्च में पिछले साल का 80% होगा, अप्रैल में मार्च का होगा, इसमें इसका होगा, तो इस तरह से हर पिछले का अगले में 80% और 20% आफ्टर 2 मंथ होल्डर्स ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल कलेक्शन उसकी साथ साथ आती जाएगी। ये देखें ऑलमोस्ट सेल के इक्वल तकरीबन उसकी हो गई, सेल से बढ़ गई और फिर कम हो गई क्योंकि आगे सेल्स कम होती जा रही है। तो सेल्स की फोरकास्टिंग जो है उसे सेल्स से कलेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह शेड्यूल फॉर प्रोजेक्ट कैश डिसबर्समेंट इन थाउजेंड्स की अगर बात करें तो वो अब डिसबर्समेंट परचेजेस की है, जैसे कि परचेजेस आ रही हैं उसकी, तो परचेजेस का भी उसके इस तरह से होगा कि वो परचेजेस जो क्रेडिट पे कर रहे हैं और अगले महीनों में पे करना होगा। तो ये हम पढ़ लेते हैं, कैश डिसबर्समेंट फॉर परचेजेस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 100% ऑफ लास्ट मंथ परचेजेज जो है पिछले महीने की परचेजेज हैं वो इधर पेमेंट की, यानी कि दिसंबर की जनवरी में पे की, जनवरी की फरवरी में पे की। वेजेस जो हैं वो भी ऐसे ही होता है कि पिछला महीना एक के बाद वेज मिलती है जब मुकम्मल हो जाता है। तो अदर एक्सपेंसेस भी जो हैं वो तो उसके मुताबिक ही पे किए, और टोटल डिसबर्समेंट फॉर परचेजेज एक्सपेंस जो है वो इस तरह से आपका 163 और 163 टोटल डिसबर्समेंट भी आ गई। तो इसका मतलब है कि टोटल अब उसके एक्सपेंस का भी पता चल गया और उसके रिसीट्स का भी पता चल गया, तो कैश फ्लो बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेड्यूल प्रोजेक्ट फॉर कैश डिसबर्समेंट में अगर हम परचेजेज में हमने ये कर दिया, कैश डिसबर्समेंट फॉर द परचेजेज एंड अदर ऑपरेटिंग 100% फॉर लास्ट मंथ की इसमें पेमेंट्स करनी शुरू कर दी और वेजेस पेड कर दी, तो इस तरह से टोटल परचेजेज का भी पता चल जाएगा। इसी तरह नेट कैश डिसबर्समेंट इन थाउजेंड्स की अगर हम बात करें, टोटल डिसबर्समेंट फॉर ऑपरेटिंग के लिए ये इन महीनों में डिसबर्स हुई, एंड परचेज एंड एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ये डिसबर्समेंट हुई, डिविडेंड के लिए कोई नहीं डिविडेंड दिया, इनकम टैक्स इतना पे करना पड़ा। तो इस तरह से ये सारे महीनों की टोटल जो है टोटल कैश डिसबर्समेंट आ गई। अब कैश डिसबर्समेंट भी आ जाए, कलेक्शन भी आ जाए, तो आपका जो है सारा कैश डिसबर्समेंट इन थाउजेंड अप्रैल मई जून की अगर हम बात करें तो इसमें भी ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में, डिविडेंड में और बाकी में कुछ नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग में ही आ रहा है। तो इसी तरह प्रोजेक्ट कैश फ्लो फ्रॉम बिगनिंग कैश बैलेंस क्या था टोटल। अब इसमें हम जनवरी फरवरी और मार्च के लिए हम बिगनिंग हमारे पास ये थे कैश के बैलेंस, ठीक है। इसमें टोटल रिसीट्स हमारे पास इतनी आ गई, तो अब टोटल अवेलेबल फॉर डिसबर्समेंट हमारे पास ये बैलेंस हो गए। तो अब नेट कैश फ्लो हमारे पास कितना है, इतना है। तो देन एंडिंग कैश बैलेंस विदाउट एडिशनल फाइनेंसिंग जो है ये हमारे पास आ गया। तो इसमें से डिसबर्समेंट भी हो गई और नेट बैलेंस भी आ गया। इसी तरह अप्रैल मई जून का भी आ जाएगा। तो अब रेंज ऑफ कैश फ्लो एस्टिमेट्स की क्या होती है, एग्जामिन द फैक्टर दैट मे इन्फ्लुएंस कैश रिसीट सच एज चेंजेस इन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी दैट इन्फ्लुएंसेस द कंज्यूमर बाइंग डिसीजन एंड प्राइसिंग डिसीजन। अब ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जब उस पर करते हैं कि इकोनॉमिक पोजीशन ऐसी हो जाए कि वो जो कंज्यूमर है वो परचेज नहीं कर सकता या उसको उसके पास बाइंग पावर नहीं है, तो फिर जो है वो इन्फ्लुएंस करती है इस पे डिसीजन पे। एग्जामिन द फैक्टर्स दैट में इन्फ्लुएंस द कैश डिसबर्समेंट, जैसे कैश रिसीट्स पे हो रही है इस पे कैश डिसबर्समेंट पे भी हो जाती है, सच एज चेंज इन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी दैट इम्पैक्ट ऑपरेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिविडेंड पेमेंट। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इस पे इम्पैक्ट करेंगी, तो जाहिर है फिर आपको ऑपरेशन और ये वो उसमें भी अफेक्ट होगी। तो मैनेजमेंट अनसर्टेनिटी इन द एंडिंग कैश बैलेंस जनवरी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम प्रोबेबिलिटी करें ऑफ अकरेंस की क्या क्या है, एंडिंग कैश बैलेंस क्या हो सकते हैं इन थाउजेंड्स के, तो ये हमारे पास इनकी पोजीशन आ जाएगी। एंडिंग बैलेंस ऑफ 1000 प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो हो सकती है मैनेजमेंट एंड एंडिंग कैश बैलेंस की। अब समरी हम करें रेंजिंग ऑफ द कैश फ्लो एस्टिमेट्स की, तो अलाउ एग्जामिनेशन ऑफ द रेलेवेंट फैक्टर्स विच में जनरेट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द फ्यूचर कैश फ्लो। तो आप उनको एग्जामिन किया जा सकता है कि कौन फैक्टर्स हैं जो अनसर्टेनिटी पैदा कर सकते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। या एनेबल द मैनेजमेंट टू बी बेटर प्लान, कि मैनेजमेंट इस तरह से प्लानिंग करे
फॉर कॉन्टीजेंसीज दैट विल अराइजेज दैन यूजिंग द सिंगल पॉइंट एस्टिमेट्स ऑफ मनी कैश फ्लो, कि वो कॉन्टीजेंसीज से बचे और अराइज करे सिंगल पॉइंट एस्टिमेट्स ऑफ द मनी एंड कैश फ्लो। फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम फोरकास्ट करके अपनी बनाएंगे, जिस तरह से कैश फ्लो बनाते हैं, इसी तरह ही हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी सेल्स इतनी बढ़ रही है, हमारी परचेजेज इतनी है। जब हमने जैसे हमारा जो सेल्स पर्सन हमें बताएंगे कि इतनी सेल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी की बेस पे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगी, उसी की बेस पे हमारे एक्सपेंसेस निकल आएंगे। तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंडीशंस दैट द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू एग्जिस्ट एंड एक्शन ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कंसीडरेशन क्या होंगे, फोरकास्ट इनकम स्टेटमेंट की करेंगे एंड फोरकास्ट बैलेंस शीट की करेंगे। जब इनकम स्टेटमेंट की हो जाएगी तो बैलेंस शीट उससे फिर बनानी ईजी इसलिए होगी कि प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा, उस प्रॉफिट के मुताबिक हमारे क्या चेंजेस आ रही हैं वो आ जाएंगी। फोरकास्टिंग BW's इनकम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, लीजा मिलर इज फोरकास्टिंग दैट इनकम स्टेटमेंट फॉर 2008 शी एस्टिमेट्स दैट सेल्स फॉर द 6 month एंडेड June 30 विल बी दिस। यानी कि एक तो उसने सेल को अपनी फोरकास्ट कर लिया। अब सेल को कर लिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम कर लेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि मटेरियल्स हमारे पास क्या आने हैं, उस पर कितनी क्वांटिटी लगती है, कितनी कॉस्ट आनी है। आर एस्टिमेटेड फ्रॉम द एवरेज ईयर 2005 to 7। 2005 to 7 का जो एवरेज थी ना, हमने सेल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को करके उसमें कर लेंगे। सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आर द फोरकास्ट एट $34 पर मंथ, ये पहले ही हमारे पास हैं। तो वाइल द इनकम टैक्स रेट इज अज्यूम्ड इक्वल टू 40% होगा। कैश डिविडेंड एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट। तो डिविडेंड जो देना है और बाकी जो एक्सपेंसेस कांस्टेंट रहेंगे, तो फिर इसकी हम इस तरह से फोरकास्ट कर लेंगे। फोरकास्टिंग इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड जून 30 में क्या होगा कि नेट सेल जो वो एक्सपेक्ट कर रही हैं वो बना देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम जो पिछले 4 साल की हमने एवरेज की होगी, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारे पास अवेलेबल हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो फिर इससे अर्निंग बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट एक्सपेंस और अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। इनकम टैक्स टोटल कितना है और इनकम अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या है। तो इसमें डिविडेंड हमारा जो सेम रहेगा और इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग आ जाएगी। तो ये क्या था फॉर सेल्स बजट क्या होता है। बी में आप देखेंगे तो बी से वो कहता है जी एवरेज ऑफ दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय द नेक्स्ट सेल। तो इसमें एवरेज निकाली है हमने पिछले 4 ईयर की। ये एक्सपेंसेस जो है फॉर 6 मंथ जो हमने कर लिए वो सेम रहे। अज्यूम फॉर द 29 और डिड यू चेंज 6 मंथ ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड्स को भी 6 मंथ पे डिवाइड कर लिया। मीन ये है कि साल की थी हम क्योंकि 6 महीने की बना रहे हैं तो इसलिए 6 महीने पे ला के उसको फोरकास्ट कर लिया। इसी तरह हम बैलेंस शीट की साइड पे जाएं तो बैलेंस शीट की साइड भी इसी तरह होगा। कैश है कि फॉर कैश फ्लो फोरकास्ट से हमारे पास कैश आ जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल हैं, ये 100% जून एंड 20% मई के होने हैं। ये भी हमारे पास पता है हमें कि जून में इतने हमारे पास आने हैं और मई में इतने आने हैं, तो वो भी हम उससे अंदाज़ा लगा लेंगे। इन्वेंट्रीज जो हैं वो भी हमारे पास हैं टर्नओवर के हिसाब से 2.5 और प्रीपेड एक्सपेंसेस अकामुलेटेड टैक्स भी आ रहा है। करंट एसेट्स की हम बात करें तो फिक्स एसेट करंट एसेट ये आ गया, फिक्स एसेट एट द कॉस्ट आ जाएंगे, लेस अकामुलेटेड डिप्रिसिएशन आ जाएगी। और फिक्स एसेट जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस जो है एंड डेप्रिसिएशन ऑफ दिस से इससे कैपिटल फिक्स एसेट आ जाएगा हमारे पास डेप्रिसिएशन निकालने के बाद। तो इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ रहेगी। तो ये हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी फ्रॉम द फोरकास्टिंग की। तो इसी तरह बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड्स की अगर हम बात करें तो नोट पेएबल हमारे पास आएंगे कहाँ से, प्रोवाइडेड द बैलेंस लेस अमाउंट पेड, जो पेड आउट कर दिया है उसको बैलेंस को लेस करेंगे। अकाउंट पेएबल जो हैं 100% ऑफ जून परचेजेस, क्योंकि परचेजेस हम 100% ले रहे हैं क्रेडिट पे, तो जो आ जाएंगे। एक्रूअल टैक्सेस जो हैं सी के वो क्या हैं, नो नेट चेंज इन अक्रूवल्स में कोई चेंज नहीं आई, एज इट इज़ रहेंगे। अदर अक्रूवड लाइबिलिटीज़ जो हैं वो क्या है जी, डिक्रीज़ इन अनपेड वेजेस एंड सैलरीज़ में जो डिक्रीज़ आई है वो हमारा इसमें माइनस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट शेयर होल्डर्स इक्विटी कॉमन स्टॉक जो है वो 200 है, एड पेड अप कैपिटल इतना हो जाएगा। रिटेन अर्निंग जो है इंक्रीज़ इन रिटेन अर्निंग C7
टू 15 में आ गई, टोटल इक्विटी हमारी ये आ गई। तो इस तरह से ये अजम्पशन बेस हमारी जो है वो फोरकास्ट की बैलेंस शीट बन जाएगी। तो ये था हमारा आज का स्टेटमेंट ऑफ फंड्स फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हमने सारा कैश फ्लो, फंड्स का यूजेस, फंड के सोर्सेज और फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ा, और फोरकास्टिंग की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई, बैलेंस शीट बनाई और इनकम स्टेटमेंट बनाई। तो उम्मीद है कि आप सारे इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये पार्ट 2 भी इस तरह कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप फील कर रहे हैं कि कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उसका एक्सप्लेन किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी इसको फाइनेंस को सीखें तो फिर आप इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।